हेलो एवरीवन, आई एम पारस और आज डिस्कस करेंगे हम जो बचे हुए बॉन्ड पैरामीटर थे, है ना, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास बॉन्ड पोलैरिटी। ठीक है, तो बॉन्ड पोलैरिटी को जब हम पढ़ेंगे तो हमने ना, इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है वो, या ट्रांसफर जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तब होता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो बनेगा हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, और जब हमारे पास ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन तब बनेगा हमारे पास आयनिक बॉन्ड। ठीक है, लेकिन एक चीज ये है कि इन रियलिटी नो बॉन्ड और अ कंपाउंड इज आइदर कंप्लीटली कोवेलेंट और आयनिक। ऐसा कोई भी बॉन्ड या ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है जो कंप्लीटली आयोनिक हो या कंप्लीटली कोवेलेंट हो, है ना बात समझ में। लेकिन मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट बॉन्ड या 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर, अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड के होंगे, और आयनिक बॉन्ड है तो उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर कोवेलेंट बॉन्ड के होंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, अब आपने इसको ना एक ऐसे एग्जांपल से समझो कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है, जैसा हमारे घर में ना कोई चीज़ आई और हमको ना उसको ना अपने भाई के साथ शेयर करनी है। ठीक है, कोई छोटा भाई है या बड़ा भाई है ना, उसके साथ उसको शेयर करनी है। तो हम कितनी भी शेयरिंग कर ले, पर ऐसा हो जाता है कि एक के पास ज़्यादा चली गई, एक के पास कम चली गई, है ना, हो ही जाता है। लेकिन कर तो हम इक्वल शेयरिंग रहे हैं, तो होगा क्या, जैसा हमारे पास कोई भी चीज़ है ना, और हम इसको ना इक्वल शेयर करना चाह रहे हैं अपने भाई के साथ, तो हम चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाएगा। भाई हमने चाहा तो इक्वल शेयर करना है, लेकिन हमने ऐसे शेयर कर दी वो। ठीक है, तो एक के पास ज्यादा आ जाएगा, एक के पास कम आ जाएगा। जिसके पास कम आया है वो हो जाएगा पॉजिटिव, है ना, क्योंकि यार वो पॉजिटिव बंदा हो गया ना, जब उसने उसको कम मिला उसने कहा चल ठीक है यार, कम ही सही। ठीक है, और जिसके पास ज्यादा आया है वो हो गया नेगेटिव, क्योंकि उसको पता है कि मैंने ज्यादा कंज्यूम किया है, लेकिन फिर भी उसने कर लिया कंज्यूम, तो उसको बोल दिया हमने नेगेटिव। ठीक है, तो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम इक्वल शेयरिंग करनी चाहते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल शेयरिंग नहीं होती, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे हमारे पास जिस पे थोड़ी कम चीज आई उसको हमने पॉजिटिव बोल दिया, जिस पे थोड़ी ज्यादा चीज आई उसको हमने नेगेटिव बोल दिया। अगर हम यही बात करें इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, तो होता क्या है कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, भाई यहाँ पे कोई एटम है और यहाँ पे भी कोई एटम है। ठीक है, और इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रख रखे हैं। ठीक है, लेकिन ये एक एटम के ज्यादा नजदीक होंगे ये वाले शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन, और एक एटम से दूर होंगे। जिस एटम के ये नजदीक है, ठीक है, उसको बोल देंगे हम नेगेटिव, क्योंकि उसके पास उसके ज्यादा पास है ये। और जिसके पास जिससे ये दूर है उसको बोल देंगे हम पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास उतनी शेयरिंग नहीं है। ठीक है, तो इसको बोल देंगे हम कि यहाँ पे पोल बन गए। पोल बन गए मतलब भाई यहाँ पे दो बंदे आ गए, अब जब 2 एटम हो गए, एक पॉजिटिव बंदा है एक नेगेटिव बंदा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हमारे पास 2 पोल बनते हैं ना, तो हम उसको बोल देते हैं डाइपोल। ठीक है ना, डाइपोल क्यों बोला, क्योंकि 2 पोल बन रहे हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव होगी, तो हम इसको बोल देंगे डाइपोल। आई क्या बात समझ में। ठीक है, तो हमने ना यहाँ पे ना यही लिख रखा है कि हमारे पास जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मतलब कि इस तरीके से बांट दिए हमने, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी कि दोनों पे इक्वल चीज आ गई, मतलब इक्वल इक्वल हो गए दोनों, तो उसको तो बोल देंगे हम नॉन पोल। क्योंकि जब दोनों पे बराबर आ गई तो वहां पे पोल थोड़े ना बनेंगे, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। जब हमने चीज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वहां पे तो कोई पोल नहीं बना। तो एक कंडीशन तो होती है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि पॉसिबल होती नहीं, हम इक्वल बांट ही नहीं सकते। तो एक कंडीशन तो होगी हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक कंडीशन होती है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाली एग्जिस्ट करती है। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना, वो बिल्कुल इक्वली नहीं होती।
इलेक्ट्रॉन एक एटम से ज़्यादा पास होते हैं और एक एटम से थोड़ी दूर होते हैं, पर वो शेयरिंग में होते हैं, तो उसको बोल देंगे हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और क्योंकि वहां पे पोल बन गए इसलिए तो हमने उसको पोलर कहा। भाई वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव आ गए, एक पॉजिटिव बंदा है एक नेगेटिव बंदा है। ठीक है, तो जिसके पास कम शेयरिंग है उसको हमने पॉजिटिव बोल दिया, जिसके पास ज्यादा शेयरिंग है उसको हमने नेगेटिव बोल दिया। ठीक है, अब क्योंकि वहां पे दो पोल बन गए तो हमने उनको बोल दिया डाइपोल, हमने उसको बोल दिया डाइपोल। ठीक है, जहाँ पे डाइपोल होता है वहां पे डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको हम म्यू से दिखाते हैं, मतलब इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई ना ये वाली बात समझ में। अब एक चीज होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसे हम नॉर्मली नहीं उनको ऐड ऑन कर सकते, उसके लिए हमें उनकी डायरेक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज हम अभी एग्जांपल से समझेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी बॉन्ड हैज अ डाइपोल मोमेंट, मतलब जितने भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उनमें डाइपोल मोमेंट बनता ही है। डाइपोल मोमेंट क्यों बनेगा, क्योंकि इक्वल शेयरिंग तो पॉसिबल नहीं है, और जब इक्वल शेयरिंग नहीं होगी तो एक के पास पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अब दो पोल बन गए ना, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, तो उसको बोल देंगे हम डाइपोल मोमेंट। अब हमें जितने भी बॉन्ड होते हैं उनमें डाइपोल मोमेंट बनता है, ये वाली बात याद रखना। ठीक है, अब एक तो चीज होगी नॉर्मली कि डाइपोल मोमेंट जहां पे बना वहां पे दो एटम है, दो एटम है। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, तो हम दो एटम है हमारे पास, हमने एक से दूसरे की ओर, भाई जो पॉजिटिव है उससे जो नेगेटिव है उसकी ओर एक एरो बना दिया, ये डायरेक्शन होगी हमारे पास इसकी डाइपोल मोमेंट की। लेकिन ये तब हुई जब हमारे पास दो एटम है बस। अगर हमारे पास पॉलीएटॉमिक कंडीशन हो, पॉलीएटॉमिक कंडीशन हो, एग्जैक्ट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा ये हमारे पास यहाँ पे डाइपोल बन गए, तो मैं बोल दूंगा इसकी डायरेक्शन ये होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। ठीक है, बस यहाँ पे दो एटम थे। लेकिन अगर मैं बोल दूं मेरे पास पॉलीएटॉमिक कंडीशन है, पॉली एटॉमिक कंडीशन जैसे ये होगी हमारे पास H2O, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से और दूसरे वाला भी सेम कंडीशन है। अब ये वाला हाइड्रोजन जो है इससे ऑक्सीजन की ओर हमारे पास डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ना। और एक एक जो ये वाला बॉन्ड है इसका डाइपोल मोमेंट तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर हो गया। अब सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, इसका भी तो डाइपोल मोमेंट होगा क्योंकि यहाँ पे भी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी सेम ही तरीके से हो गया हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर। ठीक है, तो अब जब हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे ना, रिजल्टेंट डाइपोल निकालेंगे ना, तो वो कुछ ऐसे बीच में आ जाएगा। हमने ना ऐसा, हम अगर आपको याद हो फिजिक्स में पढ़ते हैं कि हम वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम पैरेललोग्राम वगैरह बनाते थे, फिर एक मतलब रिजल्टेंट वेक्टर निकालते थे, है ना। वही वाली चीज अप्लाई हो रही है। तो तुम सिंपल कॉम्प्लिकेट मत करो इसको, सिंपल समझो कि अगर एक की डायरेक्शन इधर को है दूसरे की भी इधर को है तो वो ऐड हो जाएंगे दोनों और इनकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे कि हम ना भैया इसको कैसे पता लगेगा हमको कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर है डायरेक्शन, ऑक्सीजन से या फिर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की ओर है, क्योंकि हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव तो लिख नहीं रखा कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बना देंगे। तो सुनो, डायरेक्शन जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर होगी। मतलब जैसा हमारे पास हाइड्रोजन है ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना ऑक्सीजन है, तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की। ये बात समझ में आई ना। एक सिंपल एग्जांपल ऐसा है, जैसे हमारे पास ये BF3 का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारे पास 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड है तो हमारे पास 3 डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तो इस वाले बॉन्ड की है B से F की ओर। क्यों F की ओर क्यों है, क्योंकि B इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम दिखाता है, मतलब B कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो F है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो बी से एफ की ओर होगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, अब इस वाले बॉन्ड की तो हो गया ये। अब इस वाले बॉन्ड में भी सेम हो जाएगा, बी से एफ की ओर, बी से एफ की ओर। ठीक है ना, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? इसका रिजल्टेंट ऐसे निकालेंगे कि ये वाला इधर की साइड है, ये वाला इधर की साइड है, तो हम इसका रिजल्टेंट ऐसे निकाल देंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, और ये इधर है, ये इधर है। भाई एक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर की साइड है, दूसरे की इधर की साइड है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसकी जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। ठीक है ना, आई ना बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारे पास हमने देख लिया कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब ना इसका ना एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस कैसे आता है? हम कंपैरिजन करते हैं NH3 के मॉलिक्यूल में और NF3 के मॉलिक्यूल में। ठीक है, हम इनमें कंपैरिजन करते हैं कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। अब एक थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास NH3 है और NF3 है, तो हम ना डायग्राम बनाना नहीं सोचते, हम क्या कहते हैं ऐसे ही देखना सोचते हैं कि यार ऐसे ही पता लग जाएगा ना। क्योंकि हमको पता है कि F की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो हम सोच लेंगे कि भाई क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका डाइपोल मोमेंट कम है, सॉरी इसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। हम ऐसे सोचते हैं कि अगर F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा, ऐसे सोच लेंगे हम। और यहाँ पे हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, तो हम ऐसे बोल देते हैं, ऐसे देखने से ही बता देंगे कि जो इसका डाइपोल मोमेंट होगा वो ज्यादा होगा, पर ये चीज गलत होगी यहाँ पे। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसका स्ट्रक्चर NH3 का ये होता है, मैंने सेकंड लेक्चर में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने सिखाए थे आपको, है ना, तो वहीं से आएंगे ये वाले स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर बनाने नहीं आते तो फिर आप उसको, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल में समझाया था मैंने, अभी मैं उस चीज़ को यहाँ पे नहीं बता सकता। ठीक है, अब आप पहले NH3 को देख लो। ठीक है, अगर हमारे पास NH3 का स्ट्रक्चर ये है, अब हम इसमें ना 3 बॉन्ड है तो 3 डाइपोल मोमेंट होंगे। तो पहले वाला देख लेते हैं, हाइड्रोजन से जो पहले वाले डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो होगी हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन। सेकंड वाले की भी यही होगी, थर्ड वाले की भी यही होगी। ठीक है, और जो लोन पेयर की वजह से जो डाइपोल मोमेंट आया है वो ऊपर वाली साइड को आया है ना, इसकी डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, अब जब हम नेट निकालेंगे तो ये इसका और इसका जो नेट आ जाएगा वो भी ऊपर की ओर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इस वाले की, इसमें क्या होगा, क्योंकि हमारे पास जो F होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो हमारे पास जो इस वाले बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट आएगा वो N से F की ओर आएगा, इस वाले का N से F की ओर आएगा, इस वाले का भी N से F की ओर आएगा। ठीक है, और लोन पेयर की वजह से इस वाली डायरेक्शन में आएगा। तो जब हम इसका इन तीनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो आएगा नीचे की साइड और एक है ऊपर की साइड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से इसके जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है वो कम आती है, जैसे 0.80 है इसका। ठीक है, और इसकी है 4.90। तो हम जो सोच रहे थे ना कि F हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसकी डाइपोल की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कैंसिल आउट होगी, इसकी बहुत कम होगी। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो हमको ना स्ट्रक्चर बना के फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो यही वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। भाई फ्लोरीन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। It is expected that the net dipole moment of NF3 is greater than NH3। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि NF3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होगा NH3 से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, ज़्यादा हमारे पास NH3 का होता है
और मैंने इसीलिए यहाँ पे इनकी वैल्यू भी लिख दी। ऐसा याद करने की कोई नीड नहीं है कि आप इनको याद कर लो कि इसका डायपोल मोमेंट कितना होता है, इसका डायपोल मोमेंट कितना होता है, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। बस मैंने आपको दिखाने के लिए कि हाँ इसका ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, इसलिए बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा ये कूलाम मीटर है, कभी सेंटीमीटर समझ लो इसको, ठीक है ना। अब आता है हमारे पास फैजान्स रूल। फैजान्स रूल में हम क्या देखेंगे, पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ऑल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव सम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, द आयनिक बॉन्ड आल्सो हैव पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। ये वाली चीज मैंने आपको अभी समझाई कि भाई कोई भी बॉन्ड, कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होता कि 100% कोवेलेंट बॉन्ड हो या 100% आयनिक बॉन्ड हो। अगर आयनिक बॉन्ड है वहां पे 90% तो 10% वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा। अगर 90% कोवेलेंट बॉन्ड है तो 10% वहाँ पे आयनिक बॉन्ड होगा। तो पार्शियल आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा या पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे आयनिक बॉन्ड में, या फिर अगर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, ठीक है ना, ये वाली चीज होगी, है ना। अब सेकंड स्टेटमेंट है कि व्हेन अ कैटायन अप्रोच एन एनायन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैटायन एंड हिंस गेट डिसऑर्डर्ड, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। हमारे पास ना तीन प्रोसेस हैं। एक तो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या होगा कि जब भी कोई कैटायन है, कोई कैटायन है, कोई कैटायन है, ठीक है, और कोई एनायन है, ठीक है। कैटायन कौन है, मतलब जो पॉजिटिव है, ठीक है, जो पॉजिटिव है, ठीक है, एनायन जो नेगेटिव है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो हमारे पास जब भी हम एक कैटायन को एक एनायन के पास लाते हैं तो होता क्या है कि जो इसका न्यूक्लियस है ना, इसका न्यूक्लियस है ना जो, वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को ना अपनी ओर ना अट्रैक्टेड करता है, मतलब अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो इनके बीच में ना एक अट्रैक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा जब भी हम इनको पास लाएंगे। तो इस वाली जो ये वाली प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे बोला कि व्हेन अ कैटायन अप्रोच एन एनायन, जब कैटायन एनायन पास आते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है एनायंस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैटायन, तो ये कैटायन की ओर अट्रैक्ट होने लगता है, ठीक है, एंड हिंस गेट डिसऑर्डर्ड, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये ना ऐसे कुछ इधर की तरफ खींचने लगते हैं ऐसे, ठीक है, तो हम इसको बोल देंगे पोलराइजेशन, ठीक है। तो सिंपल सी बात याद रखना कि जब भी हम एक कैटायन को और एनायन को पास लाते हैं तो एनायन जो है ना वो कैटायन की ओर अट्रैक्टेड होने लगता है। इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सेकंड आता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज एनायन। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, ये पावर होती है कैटायन की कि वो कितना उसको अट्रैक्ट कर पा रहा है, ठीक है, उसको बोल देंगे हम पोलराइजिंग पावर, ठीक है। एक होती है पोलराइजेबिलिटी, ये क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज, कितना एनायन कितना उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, उसको बोल देंगे हम पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर किसकी होती है, कैटायन की, ठीक है, पावर ऑफ कैटायन पोलराइज एनायन कि वो एनायन को कितना अपनी ओर खींच पा रहा है ना। और पोलराइजेबिलिटी होती है एनायन की कि वो कैटायन की ओर कितना अट्रैक्ट हो पा रहा है, ठीक है ना। तो ये तीन प्रोसेस है हमारे पास, पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। आई होप तीनों क्लियर होगी आपको, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज ये समझो कि जब भी पोलराइजेशन इंक्रीज करेगी, जब भी पोलराइजेशन इंक्रीज करेगी, पोलराइजेशन क्या था कि भाई एक कैटायन एनायन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है। तो जब भी ये वाली चीज जब भी वो अट्रैक्ट होंगे ना तो हमने उस चीज को बोल दिया कि इंक्रीज हो रही है पोलराइजेशन, जब भी वो पास आएंगे तो इंक्रीज हो जाएगी पोलराइजेशन।
अब अगर पोलराइजेशन इंक्रीज होगी तो होगा क्या कि न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। कैसे भाई, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, पोलराइजेशन हमने आपको बहुत ज़्यादा करा दिया तो ये पास आ गई, ये पास आ गई, है ना, ये ऐसे पास आ गई तो न्यूट्रल नहीं हो जाएंगे। जब पॉजिटिव नेगेटिव से मिलेगा तो ये न्यूट्रल नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज लिखी हुई है, पोलराइजेशन इंक्रीज। जब पोलराइजेशन इंक्रीज करेगी तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आगे मिल जाएंगे तो इनका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर, आयनिक बॉन्ड वाले कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और कोवेलेंट कैरेक्टर है जो हमारे पास वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी कि जब भी कैटायन एनायन के पास आएगा, कैटायन एनायन के पास आएगा तो पोलराइजेशन होगी, और पोलराइजेशन इंक्रीज हो रही है तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आगे मिल जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज होगा तो हमारे पास आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएंगे और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, ये वाली चीज आई होप क्लियर हुई होगी, है ना। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास ये वाली चीज कि कुछ रूल्स है हमारे पास फेजांस के, कुछ रूल हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है कि स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। ये ऐसे बोलते हैं कि जो कैटायन है ना, कैटायन वो जितना ज्यादा स्मॉल होगा, कैटायन जितना ज्यादा स्मॉल होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। समझ आया ये वाली चीज? अभी मैं इसको अच्छी तरह से समझाता हूँ। देखो समझो कि अगर हमारे पास जो कैटायन है वो छोटा होगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि अभी इसके जो न्यूक्लियस है उसकी पावर ज्यादा है। अगर मैं बोल दूं कि ये इतना बड़ा होता, ठीक है, तो अभी इसके न्यूक्लियस की पावर कम होगी ना भाई, अब ये इतना इफेक्टिव थोड़े ना रहेगा। ये बात समझ आ रही है क्या? अब ये इतना इफेक्टिव थोड़े ना रहेगा। अब छोटे में ज्यादा इफेक्टिव था ये, अब ज्यादा इफेक्टिव होएगा ये। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारे पास इसका पॉजिटिव चार्ज है वो इजीली इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका साइज बढ़ा दूं तो अब ये डिस्टेंस भी तो बढ़ गई ना, इस बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होंगे और, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो इसका साइज होता है ना छोटा, इफेक्टिव होता है एटम का, या जो कैटायन है हमारे पास, तो जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज्यादा वो इफेक्टिव होगा। तो इन्होंने बोल दिया स्मॉल है द कैटायन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। जितना छोटा कैटायन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अभी बोलते हैं लार्ज द एनायन। अगर हम एनायन का साइज लार्ज कर दे, ग्रेटर इज पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि अगर हम एनायन का साइज लार्ज कर दें, जैसा हमारे पास ये एनायन है, ये एनायन है और मैं इसे कैटायन से बड़ा बना दूं, ठीक है, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी जो अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आइडियल कंडीशन तो यही होगी भाई। आइडियल कंडीशन हम क्या कराना चाहते हैं, हम पोलराइजेशन कराना चाहते हैं, और पोलराइजेशन के लिए आइडियल कंडीशन तो यही होगी कि हमने एनायन तो हमने बड़ा ले लिया और कैटायन हमने छोटा ले लिया, क्योंकि जितना छोटा कैटायन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, और जितना बड़ा एनायन होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, तो यही हमने इन दो स्टेटमेंट में पढ़ा है। थर्ड समझ लो, लार्ज है द चार्ज ऑन कैटायन। अगर कैटायन पे चार्ज बढ़ गया भाई, पहले तो +1 था, अब मैं बोल दूं +2 हो गया। ठीक है, लार्ज है द चार्ज ऑन कैटायन मोर इज इट्स पोलराइजिंग पावर, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ना इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ है लार्ज द चार्ज ऑन एनायन मोर इजीली इट गेट्स पोलराइज। अगर मैं इस वाले चार्ज को, जैसे ये पहले तो -1 था, अब मैं -2 कर दूं, तो इसकी जो टेंडेंसी थी मतलब अट्रैक्ट होने की वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई ना ये वाली बात समझ में? ठीक है, अब एक कंडीशन आती है जो, तब क्या होगा अगर मेरे पास दो एटम है और दोनों एटम के साइज है जो,
दोनों एटम के जो साइज है वो सेम है, चार्ज भी सेम है। ठीक है भाई, ऐसे समझ लो। तो ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि हमारे पास एक कैटायन है और एक एनायन है, दो कैटायन है और दोनों कैटायन के जो साइज है ना वो सेम है। ठीक है, इन पे दोनों पे चार्ज भी सेम है। ये ऐसा बोल रहा है कि कौन से वाला इनमें से इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो सिंपल सी चीज ये याद रखना कि जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में d ऑर्बिटल होगा वो वाला इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो d ऑर्बिटल होता है ये स्क्रीनिंग इफेक्ट को कम कर देता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट को कम कर देता है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है कि जो हमारे पास अगर कहीं पे स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है तो हमारे पास जो न्यूक्लियस की पावर है ना, वो ना कम हो जाएगी। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस है ना वो कम पावरफुल होगा। अब इसका न्यूक्लियस अगर कम पावरफुल है तो इसको ज्यादा अट्रैक्ट कैसे कर लेगा? ठीक है ना। और अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो रहा है तो इसका न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, अब ज्यादा पावरफुल होगा तो ये इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये वाला ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे कि सेम साइज एंड चार्ज cations than one with electronic configuration of transition metals is more polarizing। ये ऐसे बोल रहे हैं कि जिसमें ट्रांजिशन जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन होगा। दो एटम है हमारे पास, दोनों में से जिसका कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन मेटल्स वाला होगा, और ट्रांजिशन मेटल का कॉन्फ़िगरेशन की स्पेशल बात क्या है कि उसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। तो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि जिसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। ठीक है, मोर पोलराइजिंग देन वन विच नोबल गैस एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायन। ठीक है, तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि जिसके पास ट्रांजिशन मेटल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और जिसके पास एल्कली अर्थ मेटल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसकी जो हमारे पास पोलराइजिंग पावर है वो कम होगी। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जिसके पास डी वाला ऑर्बिटल होगा या ट्रांजिशन मेटल्स वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू को कम कर देता है। यहीं पे अगर हम बात करें एल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल या नोबल गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता, और नहीं होगा तो फिर उसमें हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, जिससे जो हमारे पास न्यूक्लियस है ना उसकी पावर कम हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सब। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो हम उसको कल कवर कर लेंगे, 5-6 मिनट का ही होगा वो। ठीक है, फिर हम कल डिस्कस करेंगे VSEPR थ्योरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय फिर।